भाई 50 तक नहीं हो पाएगी रिवीजन, 55 तक होएगी। 55 तक भी हो जाए तो भगवान करे, अच्छी बात है। सारे फोन कोई यूज नहीं करेगा भाई, फोन सारे रख दो हाथ में, दे दे, जेब में डाल ले। तुम बाहर ही जमा करवा दिया करो ना, तुम्हारे से कंट्रोल। अरे मैडम को, मैडम अंदर रखेगी ड्रॉर में, कमाल कर रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहां तो। इधर देखो सारे, इधर देखेंगे सारे एवरीवन। अब वेक्टर रिवाइज करा रहा हूँ सारा, एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ चैप्टर का। चैप्टर का नाम है वेक्टर अलजेब्रा। भाई हेलो, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए, अब सारे ध्यान देंगे। ये कल के टेस्ट की भी तुम्हारा एक हेल्प हो जाएगी तुम्हारे लिए। अब बिल्कुल साइलेंस। वेक्टर अलजेब्रा, देखो बेटा, इसमें सबसे पहले हमने पढ़ना वेक्टर क्या होता है। मैं कुछ लिखूंगा नहीं, सारी चीजें समझाऊंगा। वेक्टर क्या होता है बेटा? वेक्टर वो क्वांटिटीज होती हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और वो वेक्टर लॉज को फॉलो करे। वेक्टर लॉज को फॉलो करे, वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सब को फॉलो करे, उस क्वांटिटी को वेक्टर बोलते हैं। ऐसी भी क्वांटिटीज होती हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, फिर भी वो वेक्टर नहीं होती। जैसे करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वो वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता है। क्लियर? तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिस जो मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, वेक्टर लॉज को फॉलो करे। ठीक है बेटा, वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता है। अब इधर देखो, इसके बाद, भाई हेलो, बिल्कुल यार, बार बार बोलना ना पड़े मेरे को, चुप हो जाओ यार प्लीज। अब इधर देख लो, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी भी वेक्टर को। दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, एक सिंबॉलिक और एक ग्राफिकल। सिंबल से हम किसी भी वेक्टर को के ऊपर एरो लगा दें, उसके सिंबल के ऊपर, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी। या किसी वेक्टर के सिंबल को हम, वेक्टर क्वांटिटी के सिंबल को बोल्ड लेटर में लिख दें, तो वो भी क्या रिप्रेजेंट करता है? ये वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। और दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफिकल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है कि अगर मान लीजिए कोई, ध्यान देना बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एरो से। जैसे वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस, तो आपने एक एरो बनाया, तो उसके ऊपर वेलोसिटी 5 लिख दी, और किस तरफ उसकी डायरेक्शन दे दी? एक्स एक्सिस के बाद। एरो में एक चीज होती है हेड, दूसरी होती है टेल। एंडिंग, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट हेड होता है, हेड आपको डायरेक्शन देता है वेक्टर की। और टेल और हेड के बीच का जो डिस्टेंस होती है, जिसको लेंथ ऑफ द एरो बोलते हैं, दैट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड देगी। अगर मान लीजिए ये 5 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, अगर मुझे 2.5 मीटर पर सेकेंड बनानी, तो इट शुड बी हाफ लेंथ। क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है? वेक्टर की जो लेंथ है वो उसका क्या देती? मैग्नीट्यूड देती। राघव इधर देख ले बेटा, ठीक है? कोई बात नहीं, इधर देख ले, घर जाके पढ़ लियो। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसके बाद हो जाता है कुछ टर्म्स, वेक्टर की कुछ टर्म्स, वेक्टर टर्म्स। वेक्टर टर्म्स में छोटी छोटी टर्म्स है, जैसे इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं? इक्वल, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। नेगेटिव वेक्टर किसे कहते हैं? सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। तीसरा है आपके पास कोलिनियर वेक्टर, सेम लाइन पर, जैसे ये एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये दोनों कोलिनियर है, सेम लाइन पर। चौथा, कोप्लेनर वेक्टर, सेम प्लेन में, किस में हो? सेम प्लेन में। जैसे ये हमारा y और x प्लेन है, इसके अंदर दो वेक्टर है a और b, तो ये आपके कोप्लेनर हो गए। पांचवा है हमारे पास को इनिशियल वेक्टर, सेम इनिशियल पॉइंट। अभी मैंने बताया इनिशियल पॉइंट आपका टेल होता है, तो अगर टेल पॉइंट सेम हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस, को टर्मिनस क्या होता है? जिनका टर्मिनल पॉइंट सेम हो।
एंडिंग पॉइंट, हेड पॉइंट सेम, उसको कोटर्मिनस बोलते हैं। पैरेलल वेक्टर किसे कहते हैं? जिन जिन वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 होता है। जैसे ये एक वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, दोनों पैरेलल हैं और दोनों के बीच का एंगल 0। एंटी पैरेलल वेक्टर किसे कहते हैं? जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक वेक्टर बी और ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। पैरेलल वेक्टर में एंगल क्या होता है? 0। इसके बाद आ जाता है आपका जो इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है इसके अंदर, दैट इज मॉडुलस ऑफ वेक्टर। पहले मॉडुलस करा देता हूँ, बात तो एक ही है, पहले कराओ बाद में कराओ, बाद में यूनिट करा दूंगा। मॉडुलस ऑफ वेक्टर किसे कहते हैं? मॉडुलस एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है जो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देने में काम आता है। क्योंकि मॉडुलस एक ऐसा फंक्शन है जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, और वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसीलिए किसी भी वेक्टर का जो मॉडुलस होता है वो मैग्नीट्यूड देने में काम आता है। किसके लिए काम आता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्लियर? इसको मॉडुलस को हम ऐसे लिखते हैं, और हम मैग्नीट्यूड को सिंपल ए से भी लिख सकते हैं, ऊपर एरो हटा देते हैं। अगर ऊपर एरो हटा दे, दैट इज आल्सो ए मॉडुलस, एंड दैट विल आल्सो गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्लियर हो गया? अब आ जाता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा? यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। कितना मैग्नीट्यूड होता है? और जो काम आता है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन देने में। क्या देने में? तो मैग्नीट्यूड के लिए तो ये यूज करते हैं या ये यूज करते हैं, डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, और इसको लिखते हैं कैप से। जैसे ए के ऊपर कैप लगा दिया, दिस इज रिप्रेजेंटिंग यूनिट वेक्टर ऑफ ए, मतलब ये आपको ए वेक्टर की डायरेक्शन देगा। क्या देगा? डायरेक्शन। जैसे हमारे पास एक वेक्टर है ए, उसके पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे इससे, और डायरेक्शन को कैप से। तो यहां से ए कैप आ जाएगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड, दिस इज ए कैप यूनिट वेक्टर। फॉर्मूला आ गया यूनिट वेक्टर का, यूनिट वेक्टर निकालने का। यहां से मॉडुलस का भी फॉर्मूला बन सकता है, ए वेक्टर बाय ए कैप। आ रही बात समझ नहीं आई? क्लियर हो? यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन देने में काम आता है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पार्ट डायरेक्शन दे रहा है, ये क्या दे रहा है? मैग्नीट्यूड। अगर आपको ए कैप निकालना है तो ए वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड। आ गया समझ नहीं आया? क्लियर हो गया बेटा? समझ में आया? ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर 3 आपके फिक्स है। एक्स एक्सिस के लिए आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप, जेड एक्सिस के लिए के कैप। 3 फिक्स ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए आई कैप, वाई के लिए जे, और के किसके लिए? जेड के लिए। ऑर्थोगोनल मतलब आपस में परपेंडिकुलर। ठीक है? अब आगे देखो बेटा, इसके बाद आ जाता है, ये कुछ टर्म्स हो गई, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है पैरेलल शिफ्टिंग का। किसी भी वेक्टर को, जैसे ये मान लीजिए ये हमारे पास एक वेक्टर है, ये इसकी लेंथ है और इसकी डायरेक्शन है, मान लीजिए ये कितने एंगल पर है? थीटा एंगल पर है, एक्स एक्सिस के साथ। इस वेक्टर को आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो, इसकी लोकेशन आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो विदाउट चेंजिंग द वेक्टर। सुनेंगे ध्यान से, अगर मैं इस वेक्टर को यहां ले जाऊं और इसकी लेंथ चेंज ना करूं और इसका एंगल चेंज ना करूं, तो ये वेक्टर ए ही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां पर है या। आप किसी भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हो। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। अब मान लीजिए हमारे पास ये बी वेक्टर है, आप इसको कहीं पे भी ले जा सकते हो, बस ध्यान रखना है कि इसकी डायरेक्शन और लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए। लेंथ वही रहे, डायरेक्शन वही रहे। आप किसी भी वेक्टर को कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं? पैरेलल शिफ्टिंग। ठीक है भाई। इसके बाद आ जाता है बेटा, ये पैरेलल शिफ्टिंग हो गया। इसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर किसे कहते हैं? व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर? रिजल्टेंट वेक्टर किसे कहते हैं? अगर मान लीजिए एक वेक्टर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का अगर काम कर रहा है, तो उस वेक्टर को, उन दोनों वेक्टर का, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का क्या बोला जाएगा?
रिजल्टेंट। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल है कि मान लीजिए हमारे पास बहुत हैवी अलमीरा है, इस पे ये पर्सन इधर से फोर्स लगा रहा है, लेट इट इज F1, और ये तीन पर्सन F2, F3 और F4, तीन फोर्स इधर से लग रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि ये अलमीरा हिल भी नहीं रही है, इसका मतलब क्या है, इस पे नेट फोर्स क्या है, 0। इसका मतलब ये वाला जो फोर्स है वो इन तीनों फोर्सेस को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब F1 जो है वो F2 प्लस F3 प्लस F4 के बराबर है। तो इसको बोलेंगे इन सबका रिजल्टेंट। क्या बोलेंगे, अगर कोई एक वेक्टर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का काम करता है, एक अकेला वेक्टर, तो उस वेक्टर को क्या बोला जाता है, रिजल्टेंट। या हम ये बोल सकते हैं दो या दो से ज्यादा वेक्टर का एडिशन होने के बाद जो नया वेक्टर आएगा उसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स के एडिशन के बाद जो वेक्टर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम एडिशन करना सीखेंगे, यहां से वेक्टर एडिशन अब हम कर रहे हैं, सुनेंगे सारे। वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए होता है, और इसके लिए तीन लॉज हैं। पहला लॉ है ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ जो कि क्या कहता है कि अगर आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो उनको आप हेड टू टेल कनेक्ट कर लीजिए। कैसे कनेक्ट कर लीजिए, जैसे ये हमारे पास ए वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, आपने इनके बी की टेल से ए की हेड जोड़ ली, then they will act as two sides of triangle. If we connect two vector head to tail, then they act as two sides of triangle. Then the last side of that triangle, उस ट्राइंगल की जो लास्ट साइड होती है वो इन दोनों का रिजल्टेंट देगी। रिजल्टेंट मतलब वेक्टर सम। उस ये रूल है बेटा, मतलब जो अपोजिट ऑर्डर वाला होगा ना वही क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। क्लियर, जैसे ए और बी है, हमने हेड टू टेल कनेक्ट कर दी, तो जो तीसरी साइड है वो इन दोनों से अपोजिट होनी चाहिए। ऐसे देखो ये दोनों मिलके कैसे घूम रहे हैं, दिस इज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो ए प्लस बी है वो ऐसे घूमना चाहिए, तब ये वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब इन दोनों का एडिशन। क्लियर हो गया, इस लॉ को क्या बोलते हैं, ट्राइंगल लॉ। अब भैया ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, और इसकी क्या निकालनी है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ध्यान से सुनना, इस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया बेटा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर एक ट्राइंगल बन गया, यहाँ पर ओ पी क्यू। इस ट्राइंगल से आप ओपी निकाल सकते हो। ओपी इज द लेंथ ऑफ आर वेक्टर, ओपी गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। सही है, ओपी आपको निकालना है। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ओपी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यूपी स्क्वायर। सही है, ओ क्यू स्क्वायर क्या होगा बेटा, ओ क्यू स्क्वायर होगा ये आपका, इसको इस पॉइंट को नाम दे दो आर, ओ आर प्लस आर क्यू, और पी क्यू आपके पास ये है। ये गिवन है क्या हमारे को, नहीं गिवन, ये भी गिवन नहीं है, इतना गिवन है बस ओ आर। तो सर हमारे को आर क्यू और ओपी निकाल, पी क्यू निकालना है। ये एंगल थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, हमारे पास यहाँ पर ट्राइंगल बन गया, कौन सा, ट्राइंगल आर पी क्यू आर। पी क्यू आर, पी क्यू आर ट्राइंगल के अंदर आप साइन थीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, आपके पास पी क्यू, हाइपोटेन्यूज आपके पास पी आर। क्लियर हो गया, पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू क्या है बेटा, पी क्यू आपको निकालना है, पी क्यू किसके बराबर आ गया, पी आर साइन थीटा। पी आर आपके पास बी है, बी साइन थीटा, तो आपके पास ये पी क्यू आ गया बी साइन थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको निकालना है इसी ट्राइंगल से कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्यू आर अपॉन पी आर। लिख तो दिया, अरे पी आर किसके बराबर है, बी की लेंथ है, मैग्नीट्यूड है, बी साइन थीटा हो। पी क्यू निकालना था ना, पी आर साइन थीटा हो। हाँ तो पी आर की वैल्यू पुट कर दी ना भाई,
पी आर की वैल्यू क्या है? हाँ, क्यू आर यहां से हो जाएगा पी आर कॉस थीटा। फिर से पी आर की वैल्यू क्या है? पी आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर को बी से लिखेंगे, बी कॉस थीटा हो। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। क्यू आर आ गया आपके पास, पी क्यू आ गया, दोनों आ गया, पी क्यू आ गया, क्यू आर आ गया। अब यहाँ पर अब आप ओपी निकालना है आपको। ओपी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ क्यू। ओ क्यू क्या है? ओ आर प्लस आर क्यू का स्क्वायर प्लस क्यूपी का स्क्वायर। ओ आर कितना बेटा? ओ आर ए। आर क्यू कितना बेटा? आर क्यू आपके पास बी कॉस थीटा है, इसका स्क्वायर प्लस क्यूपी का स्क्वायर। क्यूपी आपका पी क्यू मतलब बी साइन थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है? एनी डाउट? ओपी का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर। आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखोगे बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर हो गया? ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। सिमिलरली आपको डायरेक्शन निकालनी है। मान लीजिए आर वेक्टर का ए वेक्टर के साथ एंगल अल्फा है, ठीक है? ये डेरिवेशन ट्राइंगल और पैरेललोग्राम लॉ का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है भाई? वैसे ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इस चैप्टर में। मान लीजिए इस आर वेक्टर का ए वेक्टर के साथ एंगल कितना है? अल्फा है। तो डायरेक्शन निकालनी है आपको आर वेक्टर की। कैसे निकालेंगे? सेम होता है डेरिवेशन। इधर देख लो बेटा, आर वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? ये आर वेक्टर का ए के साथ एंगल अल्फा मान लिया, टेंजेंट अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस पी क्यू अपॉन ओ क्यू। ओ क्यू किसके बराबर है? ओ आर प्लस आर क्यू। सही है? ओ क्यू इज इक्वल ओ आर प्लस आर क्यू। पी क्यू कितना बेटा? पी क्यू आपके पास यहां पर ये रहा बी साइन थीटा बाय ओ आर कितना बेटा? ए। और आर क्यू कितना है? हमने वहां निकाला था क्यू आर बी कॉस थीटा। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया टेंजेंट अल्फा का। यहां से आप अल्फा निकाल सकते हो, डायरेक्शन निकाल सकते हो। किसकी? आर वेक्टर की। किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट। इसका याद करने का मैंने तरीका बताया था इस फॉर्मूले को। अगर आर का ए के साथ एंगल निकाल रहे हैं तो ए एक बार आएगा, ए का मैग्नीट्यूड एक बार आएगा, और दूसरा वेक्टर दो बार आएगा। दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड दो बार, बी का मैग्नीट्यूड दो बार, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार साइन थीटा के साथ एक बार। ये याद करने का तरीका है। अगर ये एंगल अल्फा बी के साथ होता तो बी एक बार आता, ए दो बार आता। क्लियर हो गया? ये याद करने का तरीका है। चलिए अब हम आगे चलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। कौन सा लॉ? पैरेललोग्राम लॉ में क्या है देखो ध्यान से, सारे इधर देखेंगे। इधर देखोगे डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ क्योंकि दोनों सेम ही है डेरिवेशन। पैरेललोग्राम लॉ क्या है? पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि भैया अगर आपको दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो दोनों की टेल से टेल जोड़ दो। क्या जोड़ दो? ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर दोनों की टेल जोड़ दी। देन दे एक्ट एज टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की दो साइड बन जाएंगी। देन डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, ये जो डायगोनल होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट देगा। मतलब ए वेक्टर प्लस, क्लियर हो गया? डायगोनल आपको रिजल्टेंट देगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आ गया समझ? इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर से टेल से टेल ज्वाइन करना है। तो डायगोनल आपको क्या देगा? लेकिन ये डायगोनल ये वाला होना चाहिए, ये नहीं, जो इन दोनों वेक्टर की टेल से स्टार्ट होता हो। उस डायगोनल को क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट बोलेंगे। क्लियर हो गया? अब इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सेम प्रोसेस है। देखो अब देखो, अगर मान लो ये मैं ए वेक्टर बोल रहा हूँ, चलो इसको मैं बी बोल देता हूँ, जैसे वो बना हुआ है सेम हो जाएगा, इसको ए बोल देता हूँ। अगर ये बी वेक्टर बोल रहा हूँ तो ये भी क्या होगा? अकॉर्डिंग टू पैरेलल शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा होगा।
अब अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं और एक ट्राइंगल बन गया ओ पी क्यू आर, क्या ये इतना पार्ट सेम ऐसा ही है? पैरेललोग्राम लॉ का डेरिवेशन सेम होता है। अब आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ट्राइंगल ले लोगे ओ पी क्यू, क्या लगा दोगे? पाइथागोरस। ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। छोटे वाले ट्राइंगल से आर क्यू और क्या निकाल लोगे? पी क्यू। जैसे यहाँ निकाला था बी साइन थीटा, और वो चीज वहां पर पुट कर दोगे तो आपके पास फाइनल आर क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा, सेम सेम रिजल्ट होता है। और डायरेक्शन इस आर वेक्टर का ए के साथ एंगल क्या मान लिया? वही टेंजेंट अल्फा का फॉर्मूला डिराइव होगा। आ गया समझ? दोनों सेम डेरिवेशन है, बस थोड़ा सा डायग्राम बदलता है और कुछ नहीं, बस जनरल है। टेंजेंट इजी रखता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। चलें आगे। ट्राइंगल और पैरेललोग्राम लॉ क्लियर? ये दोनों लॉज दो वेक्टर्स को ऐड करना सिखाता है। एक कहता है कि हेड टू टेल कनेक्ट करो, तो तीसरी साइड आपको ट्राइंगल की क्या देगी? रिजल्टेंट। और दूसरा लॉ कहता है कि टेल टू टेल कनेक्ट करो, तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम गिव्स द रिजल्टेंट, है ना? अब इसके बाद आता है पॉलीगन लॉ। दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करने के लिए ये लॉ, अगर मोर देन टू वेक्टर्स आपको ऐड करने हैं, सारे इधर देखेंगे भाई। अगर आपको चार वेक्टर ऐड करने हैं तो उसके लिए आप पॉलीगन लॉ यूज करोगे। क्या कहता है ये भैया? अगर मान लो आपको ए बी सी डी चार वेक्टर है, उनको आपको ऐड करना है, तो उनको हेड टू टेल कनेक्ट कर लो। सुनोगे ध्यान से, कैसे कनेक्ट कर लो? ए बी सी डी को हमने हेड टू टेल कनेक्ट कर लिया, देन दे एक्ट एज वेरियस साइड्स ऑफ पॉलीगन। ये चार साइड ऑफ पॉलीगन बन गई। देन द लास्ट साइड ऑफ दैट पॉलीगन इन अपोजिट ऑर्डर गिव्स द रिजल्टेंट। क्या देगा? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, इनको हमने हेड टू टेल कनेक्ट कर दिया, तो ये पॉलीगन अभी क्लोज नहीं हुआ, तो लास्ट साइड हम अपोजिट में कनेक्ट करेंगे। इनका ये ऑर्डर बन रहा है, देखो लास्ट साइड अपोजिट है, तो लास्ट साइड इन अपोजिट ऑर्डर गिव्स द रिजल्टेंट। क्या देगा आपको? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, इन चारों का सम होगा। ठीक है, इस बात को आप प्रूव कर सकते हो, इसका प्रूफ भी आ सकता है भाई, पॉलीगन लॉ का प्रूफ। प्रूफ द पॉलीगन लॉ कैसे करेंगे? इस पॉइंट को नाम दे दो ओ पी क्यू आर एस, सभी पॉइंट्स को नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ओपी और पी क्यू ये जो दो वेक्टर हैं, ए और बी वेक्टर, क्या कैसे कनेक्टेड है? हेड टू टेल। देन दिस ओपी क्यू ट्राइंगल, दिस साइड गिव्स द रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ। अगर मैं ट्राइंगल लॉ लगा दूं ओपी क्यू ट्राइंगल में, तो ये जो OQ साइड है वो आपको OP प्लस PQ के बराबर होगी, मतलब ये वाली साइड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगी। सही है? अच्छा, अब आगे देखो, अब यहां पर OQ साइड है और ये QR साइड है, दे विल एक्ट एज टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। देन द दिस थर्ड साइड गिव्स द रिजल्टेंट, मतलब ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। कोई प्रॉब्लम? अब आगे देखो, OR प्लस RS, these are the two sides of triangle, then the last side gives the resultant, ये वाली a plus b plus c plus d। तो सही बोल रहा है। ऐसे आपको प्रूव करके दिखाना, इस ट्राइंगल में आपने ट्राइंगल लो लगाया, ये आया, फिर उस ट्राइंगल में आपने ट्राइंगल लो लगाया, ये आया, फिर थर्ड ट्राइंगल में लगाया, फाइनली आपका OS साइड क्या आ गया? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दैट इज गिविंग द रिजल्टेंट। आ गया समझ या नहीं आया? ये पॉलीगन लॉ का प्रूफ है। और पॉलीगन लॉ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि अगर मान लीजिए आपके पास चार वेक्टर हैं, उनको आपने कनेक्ट किया हेड टू टेल, और उन चारों ने मिलके पॉलीगन को क्लोज कर दिया। क्या कर दिया? तो इसका मतलब रिजल्टेंट इसमें जीरो होगा, क्योंकि लास्ट साइड आपको ड्रॉ ही नहीं करनी पड़ी ना। आप जो लास्ट साइड ड्रॉ करते थे अपोजिट ऑर्डर में, वही तो क्या देता था? आप लास्ट साइड ड्रॉ ही नहीं कर सकते, इन्होंने सबको क्या कर दिया? लास्ट क्लोज कौन करता था? पॉलीगन को हम करते थे। क्लोजिंग साइड तो है ही नहीं, क्लोजिंग साइड नहीं है, मतलब क्लोजिंग साइड की लेंथ क्या हो गई? जीरो। इसका मतलब रिजल्टेंट क्या? जीरो। आ गया समझ या नहीं आया? अगर तीन वेक्टर भी हैं और वो ऐसे मिलके क्लोज कर रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो हो। पॉलीगन को क्लोज कर रहे हैं,
क्यों? दो साइड से ज्यादा जितने भी वो है वो पॉलीगन होते हैं। ट्राइंगल लो थोड़ी ना है ये भाई, ट्राइंगल लो में तो दो ही वेक्टर होते हैं आपका, ए और बी। यहाँ पे तीन वेक्टर, ए बी और सी। आ गया समझ? वो हम बनाते हैं अपोजिट ऑर्डर में। यस, पॉलीगन लो क्लियर। इसके बाद देखो वेक्टर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसे होता है ध्यान देना बेटा, सारे इधर ध्यान देंगे। एवरीवन लुक एट द बोर्ड। अगर मुझे ए वेक्टर में से बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, इट मींस ए वेक्टर में, मतलब सब्ट्रैक्शन एडिशन ही होता है। जो रूल एडिशन के पढ़े हैं हमने वो आप सब्ट्रैक्शन में लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये साइड क्या देगी बताना? सर ए प्लस, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन मैं ए में बी ऐड कर रहा हूं, अगर मैं ए में माइनस बी ऐड करूंगा तो ये आपके पास ए वेक्टर है और ये बी है, बी से अपोजिट इधर क्या होगा बेटा? माइनस बी वेक्टर होगा बेटा। ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का एडिशन आपको क्या देगा? वेक्टर सब्ट्रैक्शन। मतलब ये अगर मैं ट्राइंगल लो लगाऊं, इन दोनों की हेड टू टेल जुड़ी हुई है ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर की, देन दिस थर्ड साइड गिव्स द रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट, मतलब ए वेक्टर माइनस आई वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसको आप सब्ट्रैक्शन वेक्टर बोलते हैं, एस वेक्टर। आ गया समझ? इस एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इस एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही फॉर्मूला लगेगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला था ना आपका ये वाला, यही लगाओगे। यहाँ पर ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। यहाँ पर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी वेक्टर। माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? प्लस बी है। माइनस साइन उसमें डायरेक्शन का होता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना है? पॉजिटिव ही होता है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। 2ab cos थीटा कितना है? अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल क्या बनेगा? 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। तो बन गया ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। दिस इज रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्ट मतलब सब्ट्रैक्शन वेक्टर आ गया, उसमें प्लस 2ab cos थीटा, इसमें क्या होता है? और डायरेक्शन, मान लीजिए इस एस वेक्टर का ए के साथ एंगल अल्फा है, तो फॉर्मूला वही लगेगा टेंजेंट अल्फा, जिसके साथ एंगल ले रहे हो कितनी बार, और वो भी कहां पर? नीचे। और बी ऊपर, एक बार साइन 180 माइनस थीटा और एक बार कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा, हाँ हाँ सब्ट्रैक्शन के केस। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। ये आपके पास टेंजेंट अल्फा का फॉर्मूला आ गया। उसमें नीचे प्लस होता था, इसमें क्या है? ए पर एक्स। आ गया समझ या नहीं है? क्लियर हो गया? ठीक है, सब्ट्रैक्शन क्लियर। अच्छा, इसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी। कल टेस्ट है भाई, रेजोल्यूशन बता देता हूँ, बच्ची का डाउट था, देखो ध्यान से। रिलेटिव वेलोसिटी की जगह मैं रेजोल्यूशन समझा। रेजोल्यूशन किसे कहते हैं? देखो ध्यान से, रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि सारे ध्यान देंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन का मतलब किसी भी एक वेक्टर को स्प्लिट करना, तोड़ना, दो या दो से ज्यादा वेक्टर से। किसी भी एक वेक्टर को स्प्लिट करना, तोड़ना, दो या दो से ज्यादा वेक्टर से, उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। फोन रख दे भाई, इधर देख ले। रेजोल्यूशन का मतलब होता है स्प्लिटिंग ए गिवन वेक्टर इन टू और मोर वेक्टर्स। ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में कौन सा रेजोल्यूशन है? रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन। कौन सा? रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन है हमारे सिलेबस में। और रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन 2D में भी होता है और 3D में भी होता है। किसी एक वेक्टर को तोड़ के
दो पार्ट में डिवाइड करना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेजोल्यूशन। अब हम रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन पढ़ रहे हैं। रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन में खास टाइप का रेजोल्यूशन है, जब हम किसी वेक्टर को दो दो डायरेक्शन में, 2D है ना, दो डायमेंशन में करें, स्प्लिट करें, और वो दोनों डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर क्या हो आपस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अगर दोनों आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन है तो 2D बोलेंगे। और कौन सा रेजोल्यूशन बोलेंगे ऐसे को? रेक्टेंगुलर। जब एक वेक्टर के हम दो कंपोनेंट बना रहे हैं दो डायरेक्शन में, और वो दोनों डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर है, जैसे ये एक्स की तरफ है और ये किस तरफ, तो ऐसे कंपोनेंट्स को, ऐसे रेजोल्यूशन को क्या बोलते हैं बेटा? रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन। अब ax वेक्टर और ay वेक्टर दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है किसके? a वेक्टर के। क्लियर? तो अगर ये दोनों इसके कंपोनेंट है तो a वेक्टर ax वेक्टर और ay वेक्टर के सम के बराबर होगा। अगर ये वाला वेक्टर इन दोनों, ये दोनों वेक्टर इसी के पार्ट है, तो इन दोनों का सम a के ही बराबर होगा, क्योंकि ये वेक्टर, ये जो ax और ay हैं इसी से ही बने हैं, तो इन दोनों के सम के बराबर होगा ये। तो ठीक है सर, ax वेक्टर को हम, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, किसी भी वेक्टर को हम लिखते हैं उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ax को लिख सकते हैं ax, अगर ऊपर का एरो हटा देंगे तो वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, और x की तरफ की डायरेक्शन के लिए क्या बताया था? आई कैप। ay को ay j कैप। तो ये जो फॉर्म मैंने लिखी है इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म बोलते हैं। किसी भी वेक्टर की कौन सी फॉर्म बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म। इसका मैग्नीट्यूड निकालना, मान लो ए वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब ये लेंथ निकालनी है ओपी। ये आपके सामने ट्रायंगल बना हुआ ओपी क्यू, ओपी लेंथ मींस द ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसमें आप क्या लगा दोगे? पाइथागोरस। ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू में पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। ओपी स्क्वायर मतलब ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू मतलब ए बाई स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर मतलब ए एक्स स्क्वायर। तो यहां से ए का मैग्नीट्यूड आ जाएगा रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। आया समझ? डायरेक्शन निकालनी है ए वेक्टर की। सुन ले भाई, ए वेक्टर की डायरेक्शन इधर देख लो, सारे इधर देखोगे। ए वेक्टर की डायरेक्शन, एवरीवन लुक एट द बोर्ड। ए वेक्टर की डायरेक्शन, लेट ए वेक्टर का एक्स के साथ एंगल कितना है? थीटा है, तो टेंजेंट थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर ए वाई बाय बेस ए एक्स, तो थीटा आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स आगे समझ। इस तरीके से हम एंगल निकाल सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं किसी भी वेक्टर की। ए वेक्टर की डायरेक्शन आ गई आपको, tan इनवर्स ए वाई बाय ए एक्स। क्लियर हो गया? अगर ए एक्स का और ए वाई का मैग्नीट्यूड निकालना है, आपको ए दे रखा है, आपको ए दे रखा है और ए एक्स और ए वाई का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो cos थीटा लो, ओए बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस आपका ओ क्यू है, हाइपोटेन्यूज आपका ओपी है, तो ओ क्यू आ जाएगा ओपी cos थीटा। ओपी आपका ए है, ए cos थीटा। ये आपका इस तरफ मैग्नीट्यूड आएगा थीटा की तरफ, वो तो क्रॉस प्रोडक्ट में बेटा। वाई की तरफ इसका मैग्नीट्यूड साइन थीटा लगाएंगे, पी क्यू डिवाइडेड बाय ओपी, पी क्यू आ जाएगा ओपी साइन थीटा। ओपी आपके पास ए है, ए साइन थीटा, मतलब इस तरफ मैग्नीट्यूड ए कॉस थीटा और इस तरफ मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? थीटा की तरफ कॉस, थीटा से दूसरी तरफ साइन। क्लियर हो गया? तो 2D तक हो गया भाई, ठीक है, जितना हो सकता था। बाकी आप वीडियोस हैं आपके पास, वीडियो भेज दो। वीडियो यार एक बार याद करवा दियो मेरे को, मैं भूल जाऊंगा। आएगा ना रात को, मेरे से करवा के जाइए ये काम।
जाते वक्त करवा के जाइयो ना, सवार जाएगा ना। जाते वक्त मेरे से कहियो कि मेरे को भेज दो अभी, तो मैं तेरे सामने ही कर दूंगा। यूट्यूब पे डालनी पड़ती है। ठीक है बेटा, आ गया समझ सारा। कल ना टेस्ट है, अगर वेक्टर का दे सकते हो तो दे देना, ट्राई करके देख लेना। पहला टेस्ट है, तुमने तो पूरा कर भी नहीं रखा। जितने आएंगे आएंगे। इस टेस्ट की रिपोर्ट पेरेंट्स को नहीं भेजेंगे। ठीक है, कल दे के देख लेना बेटा, ठीक है।